नमस्कार, हमारे विशेष प्रोग्राम कैसा हो बजट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और मैं हूं अजय कौल। आज हम बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले 3 सेक्टर्स की। इनमें प्रमुख है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर और ट्रेड। ये तीनों ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान तीनों सेक्टर भी खासे प्रभावित हुए। अगर ये सेक्टर मजबूत हो जाएं तो अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी गुलाबी हो सकती है। आम बजट में इन सेक्टर्स पर सरकार का खास फोकस हो सकता है। कैसे सुधरे इन सेक्टर्स की हालत, बजट में क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है, जानने की कोशिश करेंगे आज की खास चर्चा में। कोरोना महामारी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि दिसंबर में कुछ हालात सुधरे, लेकिन अभी इस सेक्टर को संभलने में वक्त लगेगा। सरकार की कोशिशें जारी है। देखना होगा कि बजट में इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार क्या रोड मैप लेकर आती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन कोरोना महामारी ने इस सेक्टर की कमर तोड़ कर रख दी। नवंबर 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी की रफ्तार फिर थम गई। दरअसल कोविड-19 को लेकर अनिश्चितता का जो माहौल बना, उससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नवंबर 2020 में 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। फैक्ट्री ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट और खरीदारी में कमी मुख्य वजह रही। इससे पहले इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी, लेकिन नवंबर में इसमें तेजी से कमी दर्ज की गई है। इससे इंडिया पीएमआई यानी मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स नवंबर 2020 में 56.3 पहुंच गया। मैन्युफैक्चरिंग परचेजेस मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर में 98.9 पर था। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दिसंबर में सुधर कर 56.4 पर पहुंच गया। इन्वेंट्री बढ़ाने की वजह से कच्चे माल की खरीदारी और प्रोडक्शन में तेजी आई, यानी मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। दरअसल पीएमआई डाटा के 50 से अधिक होने पर माना जाता है कि बाजार में विस्तार हो रहा है। इससे कम पीएमआई का मतलब बाजार के सिमटने से लगाया जाता है, यानी बाजार में आर्थिक गतिविधियों के घटने के तौर पर देखा जाता है। 2020 में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 10 प्रमुख सेक्टर्स को शामिल किया था। इनमें फार्मा, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल और फूड प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। सरकार का मानना था कि इस स्कीम से इन सेक्टर्स में नई नौकरियां तो निकलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत भी सुधरेगी। कैबिनेट के पिछले साल अक्टूबर में 10 सेक्टर्स में आईपीएल लागू करने की मंजूरी दी थी। इस स्कीम के तहत अगले 5 सालों में इंडस्ट्री को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। बात करें बजट 2021 की, तो माना जा रहा है कि बजट 2021 में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सेक्टर को भी बूस्टर डोज मिल सकता है। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अलग स्कीम आ सकती है। इससे पहले सरकार 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्कीम की शुरुआत कर चुकी है। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देनी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना ही होगा। देखना होगा इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या व्यवस्था करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो उम्मीदों के इस बजट में क्या कुछ खास हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और इस सेक्टर की मजबूती के लिए अर्थव्यवस्था के साथ इसे कैसा जोड़ा जाए, ये समझने की कोशिश करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े कुछ आंकड़ों को भी आपको जानना चाहिए, और इस तस्वीर को देखने के लिए हम चलते हैं अपनी सहयोगी नेहा दुबे के पास। जी हाँ, तो शुक्रिया घनश्याम। दरअसल यहाँ हम आंकड़ों के जरिए दरअसल ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एमएसएमई सेक्टर रहा, और क्योंकि कोरोना का काल रहा है और किस तरह से कोरोना के काल में अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई। उस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, उस अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए जाहिर तौर पर सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कैसा पिछले साल रहा है ये आज हम आपको आंकड़ों के जरिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछला साल क्या रहा और आने वाला साल उससे हमें कितनी उम्मीदें हैं, यानी कि इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं। दरअसल हम आम बजट की अगर हम बात करें, पहली तिमाही एनएसओ का आंकड़ा अगर हम देखें तो जाहिर तौर पर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर ये आंकड़ा कैसा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीवीए
39.3% रहा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये 50 यानी कि -50.3% रहा और जीवीए भी -39.3% रहा, यानी कि घाटे में रहा, बहुत ज्यादा ये डाउन रहा है। इसी के साथ अगर हम देखें कि बिजली में -7%, उद्योग में जीवीए -38.1% रहा है, सर्विस सेक्टर में -20.6% रहा है, यानी कि यहां पर कितना घाटा हुआ, कितना ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन हां, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र की ग्रोथ में 3.4% का यहां पर जो बढ़ोतरी है, यानी कि इजाफा यहां पर दर्ज किया गया, इसे सराहा जा सकता है, क्योंकि उस वक्त कृषि का जो काम है वो चलता रहा, इसलिए यहां पर ये कहा जा सकता है कि फायदा देखा गया। खनन क्षेत्र में जीवीए -23.3% रहा, यानी कि यहां पर भी कहीं ना कहीं घाटा देखा गया। खनन क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहां पर जीवीए रहा -23.3%, घाटा रहा और जाहिर तौर पे हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह से हिचकोले खा रही है, इसको बेहतर करने के लिए उम्मीदें लगातार है। और ऐसे में कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें दूसरी तिमाही की, पहली तिमाही का हमने आपको आंकड़ा बताया, दूसरी तिमाही की बात करें तो कृषि क्षेत्र 3.4% रहा, यहां पर भी कहा जा सकता है कि बेहतर ही रहा। लेकिन खनन की अगर हम बात करें तो -9.1% रहा, यहां पर खनन क्षेत्र में घाटा रहा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, देखिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग 0.6% रहा। निर्माण के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो निर्माण में -8.6% रहा, यानी कि निर्माण में घाटा रहा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ये कहा जा सकता है कि कुछ पहले से, यानी कि पहली तिमाही से कुछ बेहतर हालात देखने के लिए मिले। इससे पहले आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो महत्व है वो कितना है। इससे कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है और इससे लोगों की आय के लिए कृषि पर निर्भरता भी कहीं ना कहीं कम होती है। तो कितना महत्व है ये आप बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर बेहतर तरीके से जान सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का महत्व बहुत ज्यादा है। प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। दरअसल यहाँ बता दें आपको कि इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में भी मदद मिलती है। तो यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्व रहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। इससे निर्यात बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा देश में आती है और देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होती है। बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है, यानी कि अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग का बेहतर करना कितना जरूरी है ये आप इसके जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। वही इंडस्ट्री की अगर हम बात करें 2019 से 20 जीडीपी में शेयर कैसा रहा ये बताते हैं। इंडस्ट्री का शेयर 27.4% रहा, वहीं मैन्युफैक्चरिंग का 15.13, माइनिंग का जो रहा अभी तक फीसदी वो आपको बता दें कि 2.14% रहा है। यानी कि जाहिर तौर पर ये जो शेयर निकल के सामने आए हैं 2019 से 20 में, अब उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ हालात बेहतर होंगे और इस हालात बेहतरी के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जलापूर्ति, अन्य की अगर हम बात करें तो 2.6% रहा है। कंस्ट्रक्शन में 7.55% ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि क्योंकि जो ये आंकड़ा है ये आंकड़ा कोरोना काल का है और जिस तरह से ये रहा 2019 से 20 का रहा या 20 से 21 का रहा, ये जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि जो आंकड़ा है इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अब किस तरह से अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा, सरकार का क्या कुछ आगे का प्लान है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आम बजट में क्या कुछ खास होगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ओवर टू यू घनश्याम। शुक्रिया नेहा, इतनी तमाम जानकारी बताने के लिए और आंकड़ों के जरिए समझाने के लिए कि असल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या कहता है। और इसी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। तारुफ में आपका करा दूं, मेरे साथ एमएम गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं एमएसएमई के। प्रदीप गुप्ता जी चर्चा का हिस्सा हैं, वित्त मामलों के जानकार हैं। देवदत्त जी हमारे साथ हैं, एक्स आईएएस ऑफिसर हैं। सुजीत भर हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया लीगल। प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से। सर, एमएसएमई फैक्टर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यहां पे जिक्र करना जरूरी हो जाता है। सर, क्या लगता है कि जितनी अनिश्चितता इस सेक्टर में दिखाई देती है उसको निश्चितता के दौर में लाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे और आने वाले बजट में कितनी उम्मीदें इस सेक्टर को करनी चाहिए? देखिए, अभी नेहा जी बता रही थी कि पहली तिमाही हमारी बहुत खराब रही, लेकिन दूसरी तिमाही में सुधार नजर आया थोड़ा बहुत जी। मैन्युफैक्चरिंग कम से कम घाटे से दूर हुई।
लेकिन मेरा मतलब ये है कि आज जो कोरोना काल निकला है इसके अंदर सरकार ने बीच बीच में उपाय भी करे। आपने देखा होगा सरकार ने बीच में कोरोना के टाइम में 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया था, हालांकि वो काफी नहीं था। उसके अंदर भी लोगों ने यही कहा था कि इसमें कुल 3 लाख करोड़ जा रहा है एमएसएमई के अंदर, वो भी लोन के रूप में दिया। देखिए आज इतना पैसा सरकार पे नहीं है कि लोन के रूप में पैसा दे सकते हैं सरकार, ये नहीं हम कह सकते पैसा कहीं से आएगा नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे सारा निर्यात डिपेंड करता है। जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, जैसा चाइना के और हम एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आज, तो सबसे बड़ा कारण हमारे देश का है, जहां तक मैं समझता हूं इसके अंदर कि चाइना में जो इंडस्ट्री लगती है वहां की सरकार लैंड प्रोवाइड करती है। आज हमारी हर चीज में मैन्युफैक्चरिंग में जो कठिनाई आती है एक मैन्युफैक्चरर को, लैंड की कीमत बहुत ज्यादा होती है, उसका आधा पैसा तो लैंड में चला जाता है। आज आप एक प्लाईवुड की इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो यमुनानगर के अंदर, तो पता लगा 10 करोड़ तो आपको लैंड में देना पड़ेगा आपको, उसके बाद में 5, 7, 8 करोड़ उसको चलाने में लगाएंगे, तो लैंड की कीमतें बहुत ज्यादा है। मेरा मानना है सरकार कहीं ना कहीं ऐसे उपाय करे। हमने पहले भी कहा था आपके माध्यम से कि मैन्युफैक्चरर को कम से कम लैंड सरकार की ओर से मिलनी चाहिए आज के टाइम में, मतलब जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर को बढ़ावा देने के लिए, या उस पर सब्सिडी हो या उस पर लोन सरकार की ओर से बहुत कम रेट का हो। मतलब जी मैं आपको अगर यहाँ पे रोकना, आप लैंड की बात कर रहे हो, लैंड एक्विजिशन एक मेजर इशू है। अगर आपको याद होगा कि ये सरकार जब आई थी तो लैंड एक्विजिशन बिल में, एक्ट में थोड़े अमेंडमेंट सुधार करने चाहे थे कि उससे मतलब स्पीड अप हो जाए लैंड एक्विजिशन, लेकिन उसको फिर इतना अपोजिशन हो गया पॉलिटिकल या बाकी, वो अब वो लटक रहा है, वो बिल कहीं उसका पता भी नहीं है कहाँ पे है वो। तो ये भी एक समस्या है मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर को एक ये इसको बोलते हैं ब्रेक लगाते हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते इसको? देखिए कौल साहब, अगर आपको, जैसे हम बात करते हैं अपने देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, वर्ल्ड में नाम करने की बात करते हैं, वर्ल्ड में ऊपर पहुंचाने की बात करते हैं, अगर हम देश की ओर देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं आज सरकार, आज इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है देश में, किसानों का आंदोलन हो रहा है, वो देखिए सरकार अपने जो बिल ला रही है, सरकार कहीं ना कहीं उसको पास करा रही है। सरकार को देश चलाना है, सरकार को सब कुछ देखना है, सरकार को किसानों को भी देखना है, सरकार को आम आदमी को भी देखना है, सरकार को व्यापारियों को भी देखना है। आज हम सरकार से, हम बजट में उम्मीद तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा अपने देश के हिसाब से कि हमें क्या क्या कठिनाइयां हैं और उसके लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। देखिए किसान का जो आंदोलन है या किसान बिल की आपने बात करी है, वहां पर अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, बहुत समय से मांग रही है। किसान बिल की बात नहीं की मैंने, लैंड की बात, लैंड एक्विजिशन बिल की बात, सॉरी मैं की बात कर रहा हूं। जो लैंड एक्विजिशन की बात करिए, वहां सुधार की आवश्यकता है। वहां सरकार को इंडस्ट्री के लिए कठोर नियम बनाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं वहां पर ऐसा सरकार की, जैसे और भी हमारे साथ देवदत्त जी बने हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर है, उनको सरकार के जो तौर तरीके उनको ज्यादा पता है। देवदत्त जी, ये जो रुकावटें होती है सरकारी काम काज में, जैसे प्रदीप गुप्ता जी ने एग्जांपल दिया चाइना का, लेकिन चाइना का हमको सिस्टम मालूम है कि एक बार ऊपर से ऑर्डर आ गया देन इट हैज टू बी फॉलोड, कोई रुकावट नहीं होती, कोई अड़चन नहीं होती। तो यहाँ पे अगर कोई बिल आप एक्ट लाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें पॉलिटिकल या बाकी ऑपोजिशन होते हैं। जैसे मैंने लैंड एक्विजिशन बिल का, एक्ट का ऑपोजिशन वो दिया, उदाहरण दिया, आप कैसे देखते हैं इसको, क्या करना चाहिए इसके? देखिए सरकार ने पिछले दिनों सिंगल विंडो सिस्टम अडॉप्ट किया है और सारी स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम इसमें किया भी है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आज से कुछ वर्ष पूर्व ये सिस्टम लागू नहीं था, तब हर डिपार्टमेंट को अलग अलग इंडस्ट्रीज को अप्रोच करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो जाने के बाद आपको परेशानियां जो ऑटोमेटिकली उसी सिंगल विंडो सिस्टम से दूर हो जाती हैं। मैं अभी एक बात अनुरोध करना चाहूंगा कि लैंड एक्विजिशन की बात हो रही थी, अभी प्रदीप गुप्ता जी ने लैंड एक्विजिशन की बात कही के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड मिलना चाहिए। देखिए ऐसा कोई प्रोविजन ना तो सरकार के पास है। सरकार ये जरूर कर सकती है कि सब्सिडी दे दे, मोरेटोरियम दे दे, या इस तरह से कुछ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को हेल्प कर दे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई चीज नहीं। आपकी बात देवदत्त जी सही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकती, लेकिन मैं जो दूसरे इशू पे बात कर रहा हूँ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एक यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है। चाइना ने हैज टेकन ओवर, मतलब ओवरटेकन अस बाय यार्ड्स एंड मे बी माइल्स। तो हमारे यहाँ जो अभी तक मसला फंसा वो है कि अगर लैंड एक्वायर करनी है कि उसने 70% वहाँ पे विलेजर्स का कंसेंट होना चाहिए या 50% होना चाहिए। तो उसके देखते हुए, ये सब देखते हुए ये लैंड एक्विजिशन बिल फंसा हुआ है। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने थे या कुछ, वो डिले हो रहे हैं या उनमें अड़चनें आती है। तो कैसे ऐसे तरक्की करेंगे देश? अब तो सरकार ने यह भी प्रोविजन कर दिया है कि म्यूचुअल नेगोशिएशन से काश्तकारों को सीधे पेमेंट के द्वारा हम लोग ले सकते हैं,
ये प्रोविजन पहले नहीं थे, अब ये प्रोविजन आ गए। तो बहुत सारे अभी ऐसे बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जी जहां पर कि किसानों के साथ सीधे सीधे नेगोशिएशन के द्वारा लैंड का परेशान भी इस प्रोजेक्ट्स के लिए मिल रहा है। वो अब वो परेशानियां दूर हो रही। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए। एमएम गुप्ता साहब भी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट है एमएसएमई से। गुप्ता साहब, असल में 2020 में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। इस योजना के अंदर कुछ सेक्टर आए, टेक्सटाइल आई, फार्मा आई। आपको क्या लगता है सर, इस तरह की योजना के अंदर अभी कौन से और ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लाया जाना बेहद जरूरी है? नहीं, देखिए घनश्याम जी, उन्होंने 10 सेक्टर दिखाए हैं जी इसका जिक्र किया। यूं तो हर सेक्टर मुझे भी ये जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव है वो मिलना चाहिए। तो ये जैसे जैसे मैं समझता हूँ सरकार देखती कि कौन कौन से सेक्टर्स में स्ट्रेस ज्यादा है, उसकी से उस सेक्टर्स को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। जी यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए, कौन साहब ने बात की लैंड एक्विजिशन के लिए, या बेहतर जी ने बात की लैंड के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो लैंड एक्विजिशन था वो इंडस्ट्रीज को फ्री लैंड या डिस्काउंटेड रेट पर या सब्सिडाइज रेट पर लैंड देने के लिए नहीं था। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनके लिए ये चीज ज्यादा जरूरी थी। ये बात सही है। अगर मैं एमएसएमई की समस्याओं का जिक्र करूं और खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग गुप्ता जी, मैंने जो आपने मैन्युफैक्चर की, जब हम सेक्टर की बात करते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर वही फ्लैगशिप प्रोग्राम अगर अड़चन में फंस जाए तो देश तरक्की कैसे करेगा? बिकॉज ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। कौन सा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो खास तौर से एमएसएमई सेक्टर के लिए है। एमएसएमई भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है। एमएसएमई पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आपको एमएसएमई चर्चा करेंगे आगे। अजय, अभी फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग पे बात कर लेते हैं, सेगमेंट वाइज। मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की आप बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम जो एक सबसे बड़ी समस्या है एमएसएमई की, वो है कि जो मैन्युफैक्चरर आता है उसको पेमेंट नहीं मिलता, डिले पेमेंट की समस्या है। वो एक सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए शायद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर एमएसएमई में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो 30% में से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का केवल 8% है, बाकी सर्विस सेक्टर से आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी काम करने की बहुत जरूरत है, और खास तौर से ये जो डिलेड पेमेंट है इसकी समस्या। दूसरा एक बड़ी समस्या है जो जीएसटी की है। जीएसटी में क्या होता है कि जब हम कोई इनवॉइस रेज कर देते हैं, जीएसटी हमें पे करना होता है, लेकिन जो पेमेंट है हो सकता है वो उसका पेमेंट 6 महीने में आए, साल भर में आए। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपने पास के माल तो देना ही पड़ता है, ठीक है, सैलरी देनी पड़ती है, साथ में उसको जीएसटी का पेमेंट अपने पास है। मतलब अभी तो मूल भी नहीं आया उसका, और उसको साथ में जो जीएसटी है उसका पेमेंट भी करना पड़ता है अपने पास से। तो ये कुछ चीजें अगर ध्यान दी जाए सरकार की ठीक है। जीएसटी एक इंपॉर्टेंट इशू है सर, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। सुजीत भर भी हमारे साथ मौजूद है, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया लीगल। सुजीत जी, असल में लैपटॉप हो, टैबलेट हो, स्मार्ट वॉच हो, क्या इनकी भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जाना चाहिए? और इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस बजट में आपको कुछ दिखाई देता है क्या सर? कुछ राहत दी जा सकती है, कुछ पैकेज दिया जा सकता है क्या? आप बाहर का कंट्रीज देख ले, ताइवान देख ले, चाइना देख ले जी, वहाँ पे घरेलू इंडस्ट्री है। ये सब घरेलू इंडस्ट्री है जो कंपोनेंट्स बने जाते हैं। ये बड़े बड़े जगह से भी होते हैं, लेकिन घरेलू इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा देश में ये घरेलू इंडस्ट्रीज अब तक नहीं बने, ये होना चाहिए। आप लोग कौल जी भी बोला, गुप्ता जी ने भी बोला कि लैंड के लिए अब जो इंडस्ट्री है एमएसएमई में उसका इतना खराब हालत है, उसका पहले सुधारना चाहिए, फिर नए इंडस्ट्री का सोचे। जो इंडस्ट्री है उसमें 20% है अभी लॉकडाउन के बजाय वो मर जा रहे हैं। 20% उसमें से 10% बच सकते हैं, 10% तो बचेंगे नहीं। ठीक है, 80% कुछ बचेंगे, उसके लिए स्पेशल ठीक प्रोजेक्ट्स लेना चाहिए। जो बोले आप, मैंने गुप्ता जी ने बोले कि जीएसटी के बारे में, हाँ जीएसटी इसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी होना चाहिए। एक नंबर। 2 नंबर है इसके लिए एमएसएमई के लिए एक स्पेशल बैंक होना चाहिए। बड़े बड़े बैंक एमएसएमई का प्रॉब्लम्स नहीं समझते हैं। एमएसएमई का बैंक होंगे तो उसका हैंड होल्डिंग शुरू से अंत तक कर सकते हैं। और ये इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपने बोला वो सबसे अच्छा आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो छोटे छोटे चीज होते हैं ना, उसका हैंड होल्डिंग, उसका कॉस्टिंग, उसका सब रिक्वायरमेंट सब कुछ बैंक देखेंगे और फाइनेंसिंग करेंगे। मैं एमएम गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा। एमएम गुप्ता जी, आपने
आई थिंक मेरे को गलत समझा गया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को मिक्स करना चाहता हूँ। लैंड एक्विजिशन में मेजर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था। एमएसएमई सेक्टर को कैपिटल चाहिए, तो आपको कैपिटल जो अभी चाहिए उसमें एक्सपेक्टेशन क्या है आपको बजट में? गुप्ता जी, एमएम गुप्ता जी। पहले तो अजय जी मैं हाथ जोड़ के आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको बिल्कुल गलत नहीं समझा, और आपकी कैपेबिलिटी का तो मैं कायल हूँ, मैं हमेशा आपको देखता हूँ, सुनता हूँ, तो ऐसा अगर मेरी तरफ से आपको कुछ ऐसा लगा हो तो हो सकता है मेरी कुछ नहीं, भी मुझे लगा कि मुझे गलत समझा गया। कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई भी नहीं है। देखिए, कैपिटल की जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एनपीए है उसकी दर बढ़ती जा रही है, और मेरा ये मानना है कि ये जो 3 लाख करोड़ रुपए का जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी गई है 29 फरवरी 2020 का 20% जो दिया गया है, इसका रीपेमेंट 3 साल रखा गया है। मैं ऐसे समझता हूं कि जब इसका रीपेमेंट स्टार्ट होगा, इसके प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, तो शायद इसका भी रीपेमेंट करने में बहुत सारी जो एमएसएमई है जिनको ये लोन दिया गया है वो शायद सक्षम नहीं रहेंगी कि वो 3 साल में इसको पे कर दे। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर यही परेशानी, वही एनपीए इसी तरह बढ़ता रहा, तो ये जो कैपिटल की बात है, जो डेट की बात है, क्योंकि इक्विटी में तो मैं समझता हूं कि अभी एमएसएमई सेक्टर के लिए, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गुप्ता जी, सिंस आप एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो लोन गवर्नमेंट ने अवेल कराया उसमें एक्सेस कराने में कितना इजी और या डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए एमएसएमई सेक्टर? ये बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल ऑटोमेटेड रूप में था। बल्कि यहां तक हुआ कि जो बैंकर्स थे उन्होंने खुद, मतलब एमएसएमई हो सकता है कहीं अभी उसने अप्लाई ना किया हो, बैंक की तरफ से उनको खुद अप्रोच किया गया, उनको एसएमएस किए गए, उनको मेल की गई कि भाई आपको जरूरत है तो आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें बैंक का कोई रिस्क नहीं था। वो जो 100% गारंटीड था ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की तरफ से, तो ये बैंकिंग की तरफ से इस पैसे को देने के लिए कोई प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि किसी एमएसएमई को शायद नहीं आई होगी। इसमें मुझे गुप्ता जी, इसमें मुझे कुछ बोलना है। आप बोल रहे हैं कि आसान है, ब्रेक पे भी जाना है। जी बोलिए। आसान है, लेकिन आप जो भी एमएसएमई को पूछ ले, अगर उसका कोई लोन कोई बैंक में नहीं चल रहा है तो ये लोन मिलेगा नहीं। बैंकिंग सेक्टर stays away from any MSME organization that does not have a loan running with it. तो आम बजट से कारोबारियों को बेहद उम्मीदें हैं। बजट से पहले उद्योग संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इस मुलाकात में कई सुझाव भी दिए गए। आत्मनिर्भर भारत योजना से व्यापार को नई दिशा देने की कोशिश हो रही है। आयात निर्यात पर इसका असर भी दिख रहा है। ट्रेड बढ़ाने के लिए सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए, आम बजट में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जानेंगे विशेषज्ञों से। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नवंबर 2020 के दौरान आयात 13.32% घटा और 33.39 अरब डॉलर का रहा। निर्यात भी कम हुआ है। नवंबर 2020 में देश से 23.52 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। ये पिछले साल की समान अवधि से 8.74% कम है। पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, रसायन और रत्न और आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निर्यात में गिरावट रही। वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीनों में व्यापार घाटा 42 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले इसी अवधि में 113.42 अरब डॉलर रहा था। चालू खाता घाटा सितंबर 2020 को खत्म समाप्त तिमाही में सुधरकर 15.5 अरब डॉलर हो गया। सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% हो गया। ये वित्त वर्ष 21 की पहली तिमाही में 19.2 अरब डॉलर था, यानी जीडीपी का 3.8% था। चीन को 19 अरब डॉलर करीब के उत्पादों का निर्यात किया गया। निर्यात का ये आंकड़ा 16% ज्यादा है। इस दौरान भारत ने चीन से 59 अरब डॉलर उत्पादों का आयात किया। तो वापस लौट के हम बात करेंगे अब ट्रेड की। ट्रेड सेक्टर एक रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, उस पर हम अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं जो ट्रेड एक्सपर्ट हैं। प्रदीप गुप्ता जी, अगर हम बात करें अभी ये जो बजट आ रहा है इसमें स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आ रहा है, बिकॉज जैसे सारे सेक्टर्स में बहुत सारे सेक्टर्स अफेक्टेड हुए कोरोना की वजह से। तो पहले आपसे पूछूंगा कि ट्रेड सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आपने देखा कोरोना काल के अंदर एक तो जो हमारी इंडस्ट्री थी, रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल बुस्ट हो गया, वो खत्म हो गया एक तरीके से। तो पहले से भी डाउन था और डाउन हो गया, क्योंकि लोगों का ध्यान था अपना पेट पालने का उस समय। दूसरी बात ये, जो लग्जरी आइटम थे बिकने बंद हो गए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहे, चाहे वो फ्रिज रहा, टीवी रहा, उनकी सेल खत्म हो गई। मोटर कार की सेल खत्म हो गई बिल्कुल ही कोरोना के अंदर। तो कई सेक्टर ऐसे हैं जो खत्म होने के कागार पे आ गए थे, लेकिन सरकार की कोशिश रही, जैसे आज देख रहे हो आज वैक्सीन भी आ गई। आज सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि कहीं ना कहीं सेक्टरों में दोबारा से जान पड़ रही है, लेकिन फिर भी नाकाफी है। जैसे आज मैं रियल एस्टेट की बात करूंगा, रियल एस्टेट में सरकार को ऐसे मौके पे हमने डिमांड भी करी थी, बहुत पहले भी बजट में डिमांड करी थी कि इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ताकि इंडस्ट्री के बराबर वहाँ पे हमें लोन की सुविधा मिल जाए, तो ताकि हम सस्ते मकान दे सकें लोगों को और मकान बिक सकें। आज 12.5 लाख की इन्वेंट्री पड़ी हुई है पूरे देश में, तो 12.5 लाख मकान जो है बिके नहीं है। तो अगर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा सरकार पे जो आता है, आप देखिए 4 चीज़ से पैसा आता है। इससे रियल एस्टेट से आता है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल से आता है, इसके अलावा जो है वो शराब से आता है। 3-4 चीज़ों से ही सरकार में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, और जो चीज़ें हैं वो सब अपने, वो उनसे इतना पैसा नहीं आ पाता। जी, आपने जैसे ट्रेड की बात की, ट्रेड अगर सेक्टर की बात करें, आपने कहा कि बहुत ख़त्म हो चुका, लेकिन उसी दौरान कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि जो रिटेल है, रिटेल ट्रेड शिफ्ट हो गया फ्रॉम ट्रेडिशनल ट्रेड से ऑनलाइन की तरफ। अगर हम आंकड़ों की बात करें कि ऑनलाइन ट्रेड में बूम देखा गया कोरोना और या फॉलोअप जो लॉकडाउन हुआ या उसके बाद में, तो ट्रेडिशनल क्या ट्रेड जो है, रिटेल है, क्या अब मतलब ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन ट्रेड? देखिए, ऑनलाइन का जो बढ़ावा है वो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाता है इससे, लेकिन छोटे जो आज छोटे छोटे दुकानदार हैं, मैं उनकी ओर भी कहना चाहूँगा सरकार से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए। आज देखिए, आज आप जाएं मार्केट में वो जो पहले जो चमक थी वो कम हो गई है। मैं इसीलिए कह रहा था, आज सरकार से हम ये मांग करेंगे कि जो चीजें हैं, जो ऑनलाइन व्यापारी कर रहा है आदमी, अपना घर बैठ कर किसी ने गोडाउन लिया कहीं भी, और ऑनलाइन के अंदर बहुत ज्यादा धोखाधड़ी भी होती है। आप चीज मंगाते हो, कई बार आप देखते हो घर के अंदर चीज आती है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है, वो चीज नहीं मिल पाती। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं जो पहले हमारा हिंदुस्तान की एक वो प्रमुखता रही है, जो घरेलू उत्पाद है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं। देखिए, बेरोजगारी आज हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारा देश छोटा देश नहीं है, इसकी तुलना हम चीन से कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? छोटे रिटेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार में? बजट में क्या रखना? देखिए, हमारी काफी समय से मांग रहे हैं कि ऑनलाइन को इतना बढ़ावा सरकार ने दिया हुआ है, केवल ऐसा ना हो कि ऑनलाइन ही चलता रहे। कहीं ना कहीं ऑनलाइन के रेट्स जो छोटे दुकानदार हैं उनके कंपैरेटिव सरकार को उन पर टैक्स ज्यादा लगाए, वो मतलब सरकार कोई ऐसा उपाय करे कि जो आदमी क्योंकि देखिए, आज कोरोना के अंदर छोटे छोटे दुकानदार काम आए, उस समय ऑनलाइन से कुछ काम नहीं बढ़ा। जो आसपास के दुकानदार थे, स्थानीय दुकानदार थे, उन्होंने ही हेल्प करी, उन्होंने रात दिन मेहनत करी, उन्होंने रात दिन चीजें घर पहुंचाई। उस समय ऑनलाइन से कहाँ माल आता था। तो मेरा मतलब ये, जब हमने देखा है कि वही दुकानदार हमारे काम आए, तो उनको आज खत्म। तो आप कह रहे हैं देवदत्त जी, मैं आपके पास आऊंगा, प्रदीप गुप्ता जी कह रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेड को डिस्करेज करना चाहिए गवर्नमेंट को। आप कितना सही मानते हैं? नहीं, मैं डिस्करेज ही कह रहा था, मतलब टैक्स लगा, मेरा मतलब ये है, ऐसा ना हो कि ऑनलाइन सस्ता पड़ता रहे। ऑनलाइन के आप कह रहे हैं कि टैक्स लगाना तो डिस्करेज ही हो गया ना उसको। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा घरेलू उत्पाद जो छोटे छोटे दुकानदार है वो खत्म ना पाए। नहीं तो देश की बेरोजगारी दर जो 16% बढ़ गई है, आज देखिए ना, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ। आपका पॉइंट से आप एक मिनट पहले देवदत्त जी से पूछेंगे, जी आपके पास आऊंगा मैं। देवदत्त जी, आप कितना सही मानते हैं ये जो सजेशन है, जो राय है? ये इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडियन मार्केट, और कोरोना काल में जरूर ऑनलाइन सेल्स बढ़ रही थी, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गए और जो बाजार जानने के हमारा ये है कि विशेषकर स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनका भी पूरा ख्याल गवर्नमेंट द्वारा रखना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स हैं, उनके लिए जैसे MSME के लिए योजना आई थी अभी, बहुत बैंक्स के द्वारा खुद ही लोन ऑफर किए गए। इस तरह से छोटे छोटे लोन्स इन सब लोगों को ऑफर किए जाएं, ताकि जो छोटे लोग हैं, छोटे छोटे हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं और छोटे दुकानदार हैं, वो भी अपनी रोजी रोटी इस मार्केट से अपनी चला सकें। अभी ऑनलाइन का बहुत अच्छा है कि ऑनलाइन कुछ इसमें खामियां भी हैं, कुछ इसमें अच्छाई भी हैं, कॉम्पिटिशन भी होता है, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन में खराब क्वालिटी की चीज आने से फिर वापस भी करना पड़ता है। मेरा कहना यह है कि इतना बड़ा मार्केट है और कोरोना काल के बाद कुछ सेक्टर्स में बहुत अच्छा बूम भी देखा जा रहा है, खासतौर से जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है,
लैपटॉप है, टैब्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, तो क्या सरकार, टेक्सटाइल का तो है। क्या देवदत्त जी, क्या टैक्स लगाना चाहिए ऑनलाइन ट्रेड पे, मतलब रेट बढ़ाने के लिए? देखिए, कोई बैलेंस बनाने की जरूरत है, और बैलेंस तभी बनेगा जब हम जो हमारा चीज डाउन हो रही है उसको हम प्रमोट करें, और ऑनलाइन सेल को भी हम डाउन नहीं ठीक होने है सर, दें। तो संतुलन बनाए Online जाने sales की यहाँ पे is a जरूर very दिखाई देती है। competitive सर market रहिए हमारे साथ, एमएम गुप्ता जी भी है, प्रेसिडेंट एमएसएमई के। गुप्ता जी, स्टार्टअप्स का जब जब हम जिक्र छेड़ते हैं तब तब ये कहा जाता है कि स्टार्टअप के लिए जो मांगे हैं उनकी, उनको बहुत आसान किए जाने की जरूरत है। क्या लगता है सर, वहां पे काफी विषमताएं हैं जिनको जल्द दूर किया जाना चाहिए, और उन विषमताओं को दूर करने के लिए इस बजट में कुछ खास हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे हमारे जो सुजीत जी हैं, उन्होंने भी कहा था, वो भी मुझसे पूछना चाह रहे थे, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई जो सरकार ने 3 लाख करोड़ का जो स्कीम लेकर आई है, वो तो केवल उन लोगों के लिए है जिनकी एग्जिस्टिंग बोरिंग है, और 29 फरवरी 2020 की जो आउटस्टैंडिंग थी उसके ऊपर 20% का लोन दिया गया। और उन्होंने ये कहा था कि भाई जो एग्जिस्टिंग नहीं है, जिनके पास कोई लोन नहीं है, उनको यानी स्टार्टअप उसमें आ सकते हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। जो स्टार्टअप है, पहले भी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि उनको सबसे पहले एक स्टार्टअप, अगर मैं आज कोई भी एक यूनिट लगाना चाहूँ, स्टार्टअप जरूरी नहीं है कि कोई आईटी रिलेटेड कंपनी है वो स्टार्टअप है, कोई भी मैं बिजनेस या कोई सर्विस शुरू करना चाहता हूँ तो मैं स्टार्टअप की कैटेगरी में आ सकता हूँ। और स्टार्टअप की डेफिनेशन तो आप जानते ही है डीआईपीपी की, कि 10 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए, और उसका कुछ क्राइटेरिया कुछ और भी है कि भाई प्रोप्राइटरशिप पे नहीं कर सकते। अगर मैं शुरू करना चाहता हूँ कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर एज ए स्टार्टअप, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि मुझे जगह नहीं मिल पाती कि मैं कहाँ करूँ। दूसरी बात, सरकार ने पोर्टल शुरू किया था, पीएसबी लोन सिर्फ 59 मिनट। एमएम गुप्ता जी, आपके साथ स्टार्टअप्स पे और डिटेल में बात करेंगे। अभी सुजीत बार कुछ कहना चाहते थे ट्रेड के बारे में। ट्रेड के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन को घटा मत किया जाए, उसको टैक्सेस मत किया जाए। आप सोचते हैं कि ऑनलाइन में खाली एक्सपेंसिव चीज़ें बेचते हैं, वैसे नहीं। कॉटेज इंडस्ट्री बेचते हैं, उसमें छोटे छोटे चीज जो घर में बनाए जाते हैं वो ऑनलाइन बेचते हैं, हैंडीक्राफ्ट बेचते हैं ऑनलाइन। अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया, ये है नहीं कि ऑनलाइन में खाली बड़े बड़े चीजें बेचते हैं, ग्रोसरीज बेचते हैं आजकल ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन को सब कुछ बेचते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल रिटेल है उस पर इफेक्ट हो रहा है ना। रिटेल भी रखना होगा, ऑनलाइन भी रखना होगा। ऑनलाइन को अगर आप नीचे कर दे वो टैक्स लगा के, तो ये हम मेरे लिए बट क्या होता है कि ऑनलाइन प्रॉस्पर करता है एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल रिटेल। नॉट ऑलवेज ऐसा देखना होगा। प्रदीप गुप्ता जी, देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा, सुजीत जी जैसे कह रहे हैं कि ऑनलाइन अपनी जगह रखना पड़ेगा हमारे को, ताकि कंपटीशन रहे, लेकिन हर चीज में ऑनलाइन ना हो। मतलब कहीं ना कहीं सरकार चाहे, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे जिससे स्थानीय जो दुकानदार है उनका भी काम चलता रहे। हर चीज ऑनलाइन हो गया। जब देखिए, आप फल मंगा लो, सब्जी मंगा लो, कुछ मंगा लो, जूता मंगा लो, कपड़े मंगा लो, कपड़े फिटिंग में ना आए तो भी ऑनलाइन आ जाएंगे। और हर चीज ऑनलाइन क्यों कर रहे हो आप? ऐसी चीज ऑनलाइन करो जो घरों में, जो बुटीक का काम हो रहा है वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। आज हर जगह बेरोजगारी फैलाओगे आप। कुछ चीजें ऐसी हो जहाँ सरकार, आज हजारों लाखों आइटम है, हर चीज ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप रहिए, हमें ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देवदत्त जी आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ। सर, पेट्रोलियम हो, इंजीनियरिंग हो, रसायन हो, ज्वेलरी हो, ये प्रमुख क्षेत्रों में जो निर्यात की गिरावट हम देख रहे हैं सर, इनको दुरुस्त करने के लिए कौन से वो ऐसे स्टेप्स हैं जिनको उठाना बहुत जरूरी है इस बजट में? देखिए, इस बजट में जो मैं समझता हूँ कि इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारी किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी, उसमें बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, वो सब चीजें जो हैं इस बजट में आनी चाहिए। विशेषकर मैं मेंशन करना चाहूंगा, आपने बोला है कि जो आपका पेट्रोलियम सेक्टर है, मैं तो कहूंगा कि जो मेन आपका रोजगार मिलता है वो रियल एस्टेट सेक्टर से है, आपका हॉस्पिटलिटी सेक्टर से है। ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डाउन हो गए। ठीक है, तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर को हम किस प्रकार से आगे बढ़ाएं ताकि बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए हमारा आत्मनिर्भर भारत की जो करना। ठीक है, तो कई एस्पेक्ट्स हैं जिन पे विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, और उम्मीदों की इस बजट से काफी उम्मीदें भी हैं। तो केंद्रीय बजट 2021 और इस बजट से होने वाली उम्मीदों पे हम चर्चा कर रहे हैं। और अब विस्तार से एमएसएमई सेक्टर
और अब विस्तार से एमएसएमई सेक्टर की बात करेंगे। इस सेक्टर को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। कोरोना संकट में सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी सेक्टर का हुआ। छोटे लघु और मंझले उद्योग बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। सरकार ने इस सेक्टर को संभालने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन फ़िलहाल ये नाकाफ़ी है। इस सेक्टर के लिए क्या होगा बजट में, करेंगे पड़ताल। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी से अगर सबसे ज्यादा किसी सेक्टर को नुकसान हुआ है तो वो है एमएसएमई सेक्टर, यानी छोटे लघु और मझोले उद्योगों को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी। हालांकि महामारी से पहले भी ये सेक्टर खस्ता हाल था। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में करीब 90 लाख एमएसएमई रजिस्टर्ड है, जबकि इससे करीब 6 गुना अनरजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं। कोरोना महामारी शुरू होने से पहले रजिस्टर्ड एमएसएमईज में करीब 12 करोड़ कर्मचारी थे। पूरे देश में एमएसएमईज में लगी वर्क फोर्सेस करीब 40 करोड़ है, यानी रजिस्टर्ड एमएसएमईज में महज 1/3 कर्मचारी ही लगे हैं। एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी में योगदान करीब 29% है। इसके बावजूद इस सेक्टर की हालत किसी से छिपी नहीं है। पेपर पर आंकड़े बहुत प्रभावशाली दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। वित्त वर्ष 2019 के आखिरी तक बैंक और एनबीएफसी के एमएसएमई सेक्टर पर करीब 17.4 लाख करोड़ बकाया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग की। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मंजूरी थी। ये आउटस्टैंडिंग रकम का महज 17% है। इस स्कीम का भी छोटे और लघु उद्योगों को फायदा नहीं हुआ। जिनका पहले से बैंकों में लोन अकाउंट था, उन्हें लोन देने से बैंकों ने मना कर दिया। इससे ये सेक्टर और दबाव में आ गया। हाल ये हुआ कि कई लघु उद्योग बड़े ऑर्डर पूरे ही नहीं कर पाए। जाहिर है 2021 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को न केवल बड़ा पैकेज का ऐलान करना चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए स्कीम भी लानी चाहिए। साथ ही बैंकों को कर्ज देने के लिए संवेदनशील बनाना चाहिए। जानकारों की माने तो एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन करने के लिए व्यावसायिक सेवाओं पर जीएसटी दर 5% तक घटाई जानी चाहिए। इस समय जीएसटी दर 18% है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाकर 50% करना है। कुल निर्यात में 48% हिस्सेदारी को बढ़ाकर 60% करने का भी लक्ष्य है। जाहिर है लक्ष्य बड़ा है, लेकिन सरकार की असल योजना क्या है ये आम बजट से ही पता चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी और जानकारियां क्या हैं और आंकड़े क्या कहते हैं, जानने के लिए रुक करते हैं एक बार फिर से मेरी सहयोगी नेहा के पास। जी हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है घनश्याम कि किस तरह से एमएसएमई सेक्टर जो है वो आखिर किस स्टेज में है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है एमएसएमई सेक्टर, और उसके अंदर बूस्ट लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोरोना काल हमने देखा, अर्थव्यवस्था किस तरह से खराब हुई ये हमने देखा, लेकिन एमएसएमई सेक्टर कितना प्रभावित हुआ ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एमएसएमई सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा क्या है, पहले हम ये समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। वे कंपनियां जिनका निवेश 1 करोड़ से कम है, यानी कि 1 करोड़ से कम जिनका निवेश है वो आता है सूक्ष्म उद्योग के अंदर, यानी कि टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है वो इस सेक्टर के अंदर आता है। लघु उद्योग की परिभाषा क्या है ये हम आपको समझा देते हैं। वे कंपनियां जिनका निवेश 10 करोड़ से कम है वो होता है लघु उद्योग, और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, ऐसे सेक्टर्स को कहते हैं लघु उद्योग। यानी कि मध्यम उद्योग क्या होता है इसकी परिभाषा भी हमारे दर्शकों को हम समझा दें। दरअसल वो कंपनियां जिनका निवेश 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर 250 करोड़ तक है वो मध्यम उद्योग में आता है। अब एमएसएमई 2018 से 19 वार्षिक रिपोर्ट किस तरह की रही ये बहुत जानना जरूरी यहां पर हो जाता है, क्योंकि 31% एमएसएमईज विनिर्माण गतिविधियों में, 36% व्यापार में और 33% अन्य सेवाओं में थे। यानी कि ये जो आंकड़े हैं दरअसल ये समझाते हैं कि किस तरह से कहां पर और कैसे यहां पर जो आंकड़े रहे वो कितने महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाते हैं। अगर हम बात 2018 से 19 की इसी वार्षिक रिपोर्ट की करें तो 324.88 लाख एमएसएमईज ग्रामीण क्षेत्र में और 309 लाख एमएसएमईज
शहरी क्षेत्रों में रहे थे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि दरअसल जीडीपी में भागीदारी की अगर हम बात करें, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में अगर हम भागीदारी की बात करें, हम ये भागीदारी की बात करें कि अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारे एमएसएमईज किस तरह से सहयोग देते हैं, तो 2011 से 12 में 30% और 2012 से 13 में 30.40% इसकी भागीदारी रही है। 2013 से 14 की अगर हम बात करें तो 30.20% और 2014 से 15 में 29.70% एमएसएमईज की भागीदारी रही है। वहीं अगर हम बात करें 2015 से 16 में, तो 2015 से 16 में 29.20% और 2016 से 17 में 28.90% इसकी भागीदारी रही है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जो एमएसएमई है वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाता रहा है, और क्योंकि बजट अब आने वाला है तो जाहिर तौर पर कोरोना काल के बाद अब एमएसएमई सेक्टर ये उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि देखिए कोरोना काल में भी कहीं ना कहीं जब तमाम जो सेक्टर्स है वो खोले गए, उसके बाद ये उम्मीद जताई गई और निर्मला सीतारमण की तरफ से पैकेज का भी ऐलान किया गया। लेकिन अब क्योंकि बजट अब आने वाला है, जाहिर तौर पे एक उम्मीद है एमएसएमई सेक्टर को कि कुछ बेहतर उनके लिए इस बजट में होगा। ओवर टू यू घनश्याम। तो नेहा हमको बता रही थी कि असल में आंकड़े क्या कहते हैं एमएसएमई में और किस तरह के सेक्टर को कितनी जरूरत है। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, जीडीपी में 29% का योगदान एमएसएमई का, भारतीय अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कि एमएसएमई रीढ़ के तौर पे काम करती है। सर कितना स्कोप दिखाई देता है, क्योंकि कोरोना के बाद तो स्थिति खराब है लेकिन पहले भी कोई अच्छी नहीं थी। देखिए घनश्याम जी, एमएसएमई का 30% का एवरेज चल रहा है। 2010 से 11 से नेहा जी ने रिपोर्ट दिखाई, 30%, 3.2, 3.4, 29%, तो 1/3 का योगदान तो है ही देश की ग्रोथ में। तो एमएसएमई को मेरा मानना है कि जो भी देश ने तरक्की करी, जिस कंट्री ने भी तरक्की करी है, एमएसएमई के भरोसे करी है। और एमएसएमई का मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मेरी बात उस समय पूरी नहीं हो पाई थी जब मैंने लैंड की बात करी थी। गुजरात मॉडल आप देखिए, गुजरात के अंदर मोरबी के अंदर आज कम से कम 150 कंट्री में माल जाता है। क्यों जाता है कि वहां पर पहले सरकार ने लैंड कम रेट में दी। मैं उस समय कहना चाहता लैंड कम रेट में मिलनी चाहिए, मतलब जो एमएसएमई वाले हैं, और उन्होंने उसके बाद काफी समय तक उन्हें सुविधा मिली बिजली की, पानी की, इंडस्ट्री सेट करने के लिए। आज एक हब बन गया है, आज मोरबी हब बन गया है और मोरबी का माल काफी कंट्री में जा रहा है। तो मेरा मतलब है कि एमएसएमई से हम देश की को ऊंचाई पे ला सकते हैं, क्योंकि एमएसएमई इतना बड़ी हम पे आज पॉपुलेशन है, इतना बड़ा रोजगार का क्षेत्र हम इसमें दे सकते हैं, इतनी सारी। हाँ गुप्ता जी, मेरे ख्याल से एमएसएमई को ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, फाइनेंसिस की जरूरत है। सर मैं क्या एमएम गुप्ता जी आप क्या कहेंगे? कौन साहब, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। मैं से भी कहना चाह रहा था, देखिए मेरा मतलब एमएसएमई सब कनेक्टेड है। जैसे हम कह रहे हैं जरूरत नहीं है एमएसएमई सेक्टर के लिए भी, अगर हम चाहें, जैसे मैंने कह रहा जरूरत नहीं, मैंने कहा ज्यादा जरूरत उनको लैंड की नहीं है, कैपिटल की है, जो रेंटेड अकोमोडेशन में भी चलाते हैं काम। बट कैपिटल के लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि लोन के रेट सरकार ने पहले कम करे। देखिए लोन के रेट के अंदर आज भी जो सरकार जो लोन मिलता है, इसके अंदर एमएसएमई के अंदर लोन मिलता है, उसको और कम रेट की आवश्यकता है। आप देखिए, आप जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर, वो तभी तरक्की कर पा रही है और इस पर लोड रहता है। देखिए अभी आपने 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया वित्त मंत्री ने, उस समय एमएसएमई को पैसा क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उन पे ऑलरेडी जो है लोन था उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं सरकार को स्कीम ऐसी लानी चाहिए, लोन के रेट कम हो, लोन सुविधा से मिल सके और हमेशा मिल सके इसके अंदर। जी तो क्योंकि सारा बड़ा सबसे बड़ा रोजगार। गुप्ता जी के पास चलते हैं कि एमएसएमई सेक्टर को वो रिप्रेजेंट करते हैं और स्टार्टअप्स की भी बात करेंगे। अभी वो पहले थोड़ी सी बात कर चुके हैं। एमएम गुप्ता जी क्या कहते हैं? प्रदीप गुप्ता जी ने अभी बात की है। नहीं देखिए, मेरा कहना तो यही है, ठीक है, एमएसएमई के ऊपर मैं समझता हूँ कि सरकार का पूरा ध्यान है और ये बजट से नहीं। अगली बात बताऊँ आपको कि कोरोना टाइम देखा कि एमएसएमई के लिए बहुत सारी, तो अब एमएसएमई की डेफिनेशन आप, ये भी अभी जून में रिवाइज हुई है। पहले थी वो बिल्कुल मशीनरी के ही एमएसएमई है वो कवर होते थे। अभी 50 करोड़ तक की मशीनरी और साथ में 250 करोड़ तक। एमएसएमई की एक और सबसे बड़ी है, जिसकी हम बात नहीं की, वो अवेयरनेस की है। मैं समझता हूँ कि एमएसएमई और हम भी ऐसी चीजें भूल जाते हैं, चूक जाते हैं। सरकार ने अनाउंस कर रखी है इन एमएसएमई के लिए। अवेयरनेस की जो कमी है उसके लिए कुछ काम जरूर होना चाहिए। मैं आपके चैनल के एक बार बताना चाहूंगा, तो हमने सुनाया है जो अभी अवेलेबल है एमएसएमई की पाठशाला का। ये
जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्कीम है, जितने कोई चीज नहीं होगी क्योंकि तो यही है। अच्छा, एमएम गुप्ता जी, एक चीज बताइए कि इस कोरोना काल में या लॉकडाउन की वजह से ये बाद में जो इम्पैक्ट पड़ा, उसमें कितने ऐसे एमएसएमई जो यूनिट से बंद हो गए या उनको रिवाइव करने के लिए क्या हो रहा है? इसके लिए बहुत अच्छी आपने बात की। देखिए, जो रजिस्टर्ड बैंक रीस्ट्रक्चरिंग की बात है, पहली बार मैं समझता हूँ कि भारत देश ने एक ऐसी सबऑर्डिनेट बैंक टू एनपीएस या स्टेट, क्योंकि अभी तक क्या था, जो बैंकर्स होते थे, अगर कोई अकाउंट एलसीए हो गया या एसएमई 2 में चला गया तो हाथ लगाते हुए भी करते थे। तो वो समझते थे कि ये तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो गई, अगर हमने इस पर हाथ लगा लिया तो हमारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। ठीक है तो सर, सरकार ने सर, आप रहिए सर हमारे साथ सुजीत भर भी हैं। सुजीत जी, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल 2006, सर इसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं और क्या इसकी ताकतों में और इजाफा करने की जरूरत है, इसको रिव्यू करने की जरूरत है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि काउंसिल अपने फैसले तो देती है एमएसएमई को लेकर जो दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं कराया जाता है, बहुत दिक्कतें उसमें आती हैं। आपका क्या कहना है सर? एमएसएमई में इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा चीज है। जैसे 3 लाख करोड़ का बात किया मैंने, 3 लाख करोड़ कितनी एमएसएमई पे पहुंचे, या अगर स्टेटिस्टिक्स लिया जाए तो देखा जाएगा कि 60% एमएसएमई में ये 3 लाख करोड़ पहुंचे भी नहीं, उनका कोई एक्सेस है नहीं, बैंक्स सोचते नहीं। इसका कोई आंकड़ा है नहीं, आई डोंट थिंक वी हैव कोई, इसके कोई स्टैटिस तो है नहीं कि ये स्टैटिस्टिक्स तो है नहीं ना, ये इट इज ओनली असम्पशन। इसका स्टैटिस्टिक्स है नहीं, लेकिन पहुंचता नहीं। मैं पर्सनली जानता हूं कि बैंक्स में आप पहुंचे तो बैंक्स बोलेंगे आपका कोई रनिंग लोन है यहाँ पे तो आप यू क्वालिफाई, नंबर 1। नंबर 2 इज यू हैव टू बी रजिस्टर्ड फॉर एमएसएमईज, और आप जानते हैं कि 90 लाख रजिस्टर्ड है, 6 करोड़ से ऊपर अनरजिस्टर्ड है, तो उसका क्या होगा? आप 3 लाख करोड़ कहाँ देंगे? जो भी काउंसिल बोले उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका नया होना चाहिए। और ये क्या हो सकता है, एक बैंक एमएसएमई के लिए अलग जी हमारे साथ देवदत्त जी अभी जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, आप कैसे? सर मुझे 1 मिनट का समय दिया था, हमारा टाइम का सर हमें वाइंड अप करना है सर। देवदत्त जी से आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं सर। देवदत्त जी, आप इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए क्या सजेशन देंगे सरकार को? मैं समझता हूं कि एमएसएमई सेक्टर में 3 करोड़ रुपए का जो अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो प्रोविजन किया था, उसका मैं इसकी क्वांटिटीज को देखते हुए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर हमारा देश का एक बहुत बड़ा सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग से ही हमारी अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी है और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हमारी बाजार में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और कोरोना काल के बाद तेजी से हमारी डिमांड भी बढ़ी है और इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है कि हमें चाहिए कि हम एमएसएमई के सेक्टर को प्रायोरिटी देकर, चाहे वो उसमें उनको लोनिंग की व्यवस्था हो, अथवा जीएसटी की दरों की कम करने की बात हो, अथवा मोरेटोरियम पीरियड देने की बात हो। ठीक है सर, तो कई पहलू हैं जब एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है। समय इतना ही सर, चर्चा को और आगे बढ़ाया जा सकता था लेकिन समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए और हमारी स्पेशल सीरीज में अपना समय देने के लिए, शुक्रिया आप सभी का। तो आज उम्मीदों के बजट में हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग की, ट्रेड की और एमएसएमई की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। हम एक और टॉपिक लेके आएंगे कल इसी टाइम पे, तब तक आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।